सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी का एक्सक्रीटरी पार्ट। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है टू रिमूव और एक्सपील द हार्मफुल टॉक्सिन्स और द बाय प्रोडक्ट्स। कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है उसे हमें एक्सक्रीट आउट करना है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन। अब हमारे फूड में हमें क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट्स या लिपिड्स मिलते हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट से हमने एनर्जी बना ली। प्रोटीन्स का हमने क्या किया कि ये आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इसके पास ये है आपका एक अमीनो ग्रुप। ठीक, हमने इसका कर दिया ट्रांस डिएमिनेशन। जो प्रोटीन्स के अमीनो एसिड्स आए उसका हमने ट्रांस डिएमिनेशन किया तो हमें मिल गया अमोनिया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अमोनिया होता है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉक्सिक होता है। ठीक, अब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो उसे हम कैसी जगह पर एक्सक्रीट आउट करेंगे? जहाँ पर ज़्यादा पानी हो, ऑब्वियस सी बात है, ताकि ये फटाक से डाइल्यूट हो जाए और इसका जो इफेक्ट है उतना ज़्यादा ना आए। तो हमने क्या किया, अमोनिया को बताया कि ये मोस्ट टॉक्सिक है, वाटर सॉल्युबल है और टॉक्सिक ये वही लिखा हुआ है। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, ये जो अमोनिया है ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया से यूरिया का जो कन्वर्जन है ये कहाँ पे हो रहा है? ये हमारा लिवर में हो रहा है और लिवर की सेल्स को हम बोलते हैं हेपाटोसाइट्स। ठीक, अब देखो, इसके अलावा एक हो गया अमोनिया, एक हो गया यूरिया, और कौन कौन से एक्सक्रीशन में हमारे पास मॉलिक्यूल्स निकलते हैं? जैसे प्यूरिन्स में अगर हम देखें तो ग्वानोसिन, ग्वानोसिन से ही बनता है ग्वानिन और ग्वानिन से बन जाता है यूरिक एसिड। अभी हम देखेंगे कि ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं ये हमें कहाँ मिलते हैं, किस एनिमल में मिलते हैं। ठीक, इसके बाद हमने देखा पिरामिडीन्स। पिरामिडीन्स का होता है अमीनो आइसोब्यूटारिक एसिड। फिर मसल्स में होता है क्रेटिनिन। ठीक, तो ये आपके सारे हो गए अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो आइसोब्यूटारिक एसिड और क्रेटिनिन। अब हम पढ़ेंगे कि यूरिया साइकिल, ये जो हमने यहाँ देखा ना अमोनिया से यूरिया बनने की प्रोसेस, ये कैसे हो रही है। ये जो अमोनिया इतना टॉक्सिक था इसको हमने यूरिया में कन्वर्ट किया। मैंने क्या बताया, कहाँ किया? हेपाटोसाइट में। तो आपकी ये जो साइकिल है ये आपकी कहाँ चल रही है? हेपाटोसाइट में चल रही है। इसको हम यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है देखो, फिजियोलॉजिकल पीएच, बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल पीएच था उस पे हमारे पास ये अमोनिया था NH3। अब ये अमोनिया नॉर्मल पीएच पे किस पे टूटा? अमोनियम आयन में और CO2 में। ठीक, अमोनियम आयन में और CO2 में ये टूट गया। इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पीएच NH3 इज प्रेजेंट एज अमोनियम आयन NH4। नाउ NH4 प्लस CO2 प्लस H2O। देखो यहाँ पे H2 वाटर तो होता ही होता है, मतलब हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अमोनियम आयन और CO2 में टूटा। अब यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज, CPS1। ये इसकी प्रेजेंस में टूट जाएगा कार्बामाइल फॉस्फेट में। ठीक, ये जो था तुम्हारा बन गया कार्बामाइल फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ CPS1। अब ये कार्बामाइल फॉस्फेट और ये आपका ऑर्निथिन दोनों मिलकर बना देते हैं सिट्रुलिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज। इससे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है CSIR में, तो इस साइकिल को बहुत अच्छे से पढ़ना। ऑर्निथिन कार्बामाइल फॉस्फेट ने ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज की प्रेजेंट में सिट्रुलिन बना लिया। अब ये जो आपका इतना प्रोसीजर चला था ना, ये आपका चला था माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बढ़ते हैं। अब ये सिट्रुलिन जो है माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा। सिट्रुलिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा और TCA साइकिल भी चल रही होती है साइमल्टेनियसली, मतलब यूरिया साइकिल के साथ साथ TCA साइकिल भी चल रही होती है। तो जो TCA साइकिल है वो अपना एस्पार्टेट भेज देती है यूरिया साइकिल के पास। तो यहाँ पे बना था सिट्रुलिन और इसको मिल गया एस्पार्टेट। इन दोनों ने मिलकर बना दिया आर्जिनोसक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सिनिक सिंथेटेज। अब क्या हुआ, अब ये आपका आर्जिनोसक्सिनेट बना था, अब हमें इससे भी तो तोड़ना है, तो इसके लिए हमें चाहिए आर्जिनोसक्सिनेज। आर्जिनोसक्सिनेज ने क्या किया, आर्जिनिन को आर्जिनिन और फ्यूमरेट में तोड़ दिया। आपका ये जो आर्जिनोसक्सिनेट था ना, ये आर्जिनोसक्सिनेज की प्रेजेंस में आर्जिनिन और फ्यूमरेट में टूट गया। अब TCA ने हमें एस्पार्टेट तो दिया ही था, तो अब हमें भी उसे कुछ देना होगा, तो हमने यहाँ पर TCA को क्या भेज दिया, फ्यूमरेट भेज दिया। तो मतलब फ्यूमरेट यूटिलाइज हो गया, एस्पार्टेट हमें मिला। अब यहाँ पर आर्जिनिन बचा। अब आर्जिनेज की प्रेजेंस में यूरिया बना देता है और ऑर्निथिन बना देता है। फिर ऑर्निथिन यूज़ हो जाता है, यूरिया एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये जो आपका इतना प्रोसेस था ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा था। ये वाला जो प्रोसेस है आपका बाकी बचा हुआ है ये आपका साइटोप्लाज्म में चल रहा है। इस वाले स्टेप पे हमें 2 ATP लगती है और यहाँ जहाँ पे एस्पार्टेट आता है यहाँ पे 1 ATP लगती है। ठीक,
सेम हमने यहाँ पर उसकी थ्योरी लिख दी है। कार्बामाइल फॉस्फेट विथ ऑर्निथिन टुगेदर गिव्स सिट्रुलिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज। ये आपको पूरी इसकी थ्योरी लिखी मिल जाएगी, आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद हमने देखा कि यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो ये एक NH2 तो हमें अमोनियम आयन से मिला, दूसरा NH2 हमें मिला एस्पार्टेट से, जो एस्पार्टेट कहाँ से आया था, TCA से आया था। ठीक, अब ये देखो ये बताया हुआ है कि इधर आपकी ये TCA साइकिल चल रही है, इधर आपकी यूरिया साइकिल चल रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी एक बार आया हुआ था कि साइटोप्लाज्म से कौन सी चीज़ जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ऑर्निथिन बना था लेकिन वो चला कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। वैसे ही ये सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया में बना था, चला कहाँ गया, साइटोप्लाज्म में। ये इससे एक क्वेश्चन ये आया हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे बताया कि दो साइकिल साइमल्टेनियसली रन करती है, यूरिया साइकिल TCA साइकिल कहाँ चलती हैं, हेपाटोसाइट में। अब इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट इंटरमीडिएट बताओ, कौन सा लोकेशन क्या है, एनर्जी कितनी लग रही है, टोटल 3 ATP की, 2 ATP + 1 ATP। माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स कौन कौन से हैं, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेसिस और ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज। एक ये और एक ये ही है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स हैं। तो यहाँ पर हमारी साइकिल यूरिया साइकिल ख़त्म हो रही है। देखो नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें बताया है कि कौन से एनिमल्स में कौन सा आपका मतलब जो टॉक्सिक प्रोडक्ट किस फॉर्म में निकल रहा है। सबसे पहले एमोनोटेलिक मीन्स अमोनिया क्यों निकलेगा। अब अमोनिया के बारे में मैंने क्या बताया, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, इसको निकलने के चाहिए एक्वेटिक हैबिटेट। तो जो भी एनिमल्स एक्वेटिक हैबिटेट में आपके रहते हैं वो आपके हो जाएंगे अमोनोटेलिक, जैसे प्रोटोजोआ अमीबा, पोरिफेरस स्पॉन्जेस, निडेरियंस हाइड्रा, प्लैटीहेलमिंथस में लिवोफ्ल्यूक टेपवर्म, नेमेटोड्स में राउंडवर्म, एनालिड्स में अर्थवर्म, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में प्रॉन, मोलस्का में पाइला। अब देखो यहाँ पे वर्टिब्रेट्स में एक ये ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे जो बोनी फिशेज़ होती हैं जैसे सैल्मन हो गया, ट्यूना हो गया, ये वाली फिशेज़ आपकी अमोनोटेलिक में आती हैं। लंग फिशेस, इसके अलावा लंग फिशेस जो एक तरीके के लिविंग फॉसिल्स भी हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था कि 3 तरीके की लंग फिशेस के बारे में बताया है, नियोसेराटोटस, प्रोटोटेरस, लेपिडोसाइरिन। तो जो नियोसेराटोटस है ये ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है, प्रोटोटेरस है जो वो अफ्रीकन लंग फिश है, लेपिडोसाइरिन है वो साउथ अमेरिकन लंग फिशेज़ है। इसके अलावा एक ऑप्शन, एक चीज़ और है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नियोसेराटोटस जो है उसके पास एक लंग है, प्रोटोपेरस जो है उसके पास पेयर्ड में लंग्स हैं और लेपिडोसाइरिन के पास भी पेयर्ड में लंग्स हैं। इसके अलावा जो लार्वा होता है वो वाटर में तैरता है, स्विमिंग करता है, तो जो आपका टैडपॉल होगा वो भी आपका अमोनोटेलिक होगा। जो टेल्ड एम्फीबियंस होंगे लाइक सैलामेंडर, रेप्टाइल्स हो गए, क्रोकोडाइल, ये भी आपके अमोनोटेलिक हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में हम मेजर प्रोडक्ट हम देखते हैं वो कौन सा होता है, यूरिया। ठीक है, एस्कैरिस, अर्थवर्म हमने ऊपर भी पढ़ा था बट वो वेट सॉइल का था और यहाँ पे ड्राई सॉइल का है। फिर एडल्ट एम्फीबियन जीनोपस यानी फ्रॉग का टैडपोल आपका देखो कैसा होता है, अमोनोटेलिक, बट यहाँ पे यूरियोटेलिक। फिर ऊपर हमने पढ़ी थी बोनी फिशेस, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कार्टिलेजियस फिशेस जैसे शार्क। रेप्टाइल्स में जैसे टर्टल, एलिगेटर्स और मोस्ट मैमल्स जो कि जैसे ह्यूमंस, हम भी यूरियोटेलिक हैं। फिर हम आ जाते हैं यूरिकोटेलिक पे। मेजर प्रोडक्ट इनका कौन सा होता है, यूरिक एसिड। और ये बहुत ही कम, ऐसे याद रखना कि जो बहुत ही कम एक्सक्रीटा देते हैं ना उन्हें हम यूरिक एसिड में रखते हैं, लाइक इंसेक्ट्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आएगा कि ऐसा क्यों नहीं होता कि जो ह्यूमंस हैं वो यूरिया से यूरिक एसिड बना लें। ठीक है, क्यों नहीं होता। अब जैसे यूरिक एसिड था हमारे पास, ठीक, लेकिन हमारे पास जो एंजाइम यूरिकेज है ना वो नॉन फंक्शनल है। हमेशा क्या होता है, यूरिक एसिड यूरिकेज की प्रेजेंस में एलेंटोइन बनाता है, एलेंटोइन की प्रेजेंस में एलेंटोइक को बनाता है, फिर एलेंटोइक की प्रेजेंस में यूरिया बनाता है। पर अभी यहाँ पे क्या हुआ कि यूरिक एसिड जो एलेंटोइन बनाने वाला एंजाइम था जैसे यूरिकेज था वो नॉन फंक्शनल है। क्यों नॉन फंक्शनल है, क्योंकि उसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गई है। मतलब इसके जीन्स हमारे पास प्रेजेंट हैं बट अभी नॉन फंक्शनल है ड्यू टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो यूरिकेज से एलेंटोइन ही नहीं बना तो एलेंटोइज नहीं बनेगा, एलेंटोइकेज नहीं बनेगा तो यूरिया भी नहीं बन पाएगा। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल हैं जो हमें याद होने चाहिए, जैसे स्पाइडर में ग्वानिन होता है, टिलोट्स में ट्राइमेथाइलअमाइन ऑक्साइड होता है और कुछ बर्ड्स ऑर्निथोरिक एसिड भी एज एक्सक्रीटा बाहर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। ये पेयर्ड होती है, डॉर्सल लंबर होता है, रेट्रोपेराइटोनियल होता है, एक साइड से पेरिटोनियम से कवर्ड होता है,
इसके अलावा इसके ऊपर 2 ग्लैंड्स लगे होते हैं, जैसे सुप्रारीनल ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। पेयर्ड ऑफ यूरेटर, जिसकी एपिथेलियम होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये हो गई आपकी यूरिनरी ब्लैडर, इसके पास होती है डेक्सट्रूसर मसल। इसके अलावा यूरेथ्रा। ठीक, अब हम आ जाते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्लड सप्लाई मिल कैसे रही है आखिरकार किडनी को, कैसे उसमें आ रहा है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि ये जो तुम्हारी रीनल आर्टरी है, इसमें तुम्हारे पास आ जाता है ऑक्सीजन और यूरिया। ठीक, देखो यहाँ पे एक लाइन में लिखा हुआ है, सबसे पहले एब्डोमिनल अरोटा, फिर रीनल आर्टरी, फिर सेगमेंटल आर्टरी, फिर इंटरलोबर आर्टरी, फिर आर्क्यूएट आर्टरी, फिर इंटरलोबुलर आर्टरी। रीनल आर्टरी से आया ऑक्सीजन और यूरिया, फिर ये आपका सेगमेंटल आर्टरी में गया। सेगमेंटल के बाद ये जो पिंक वाली आपको दिख रही है ना, दैट इज़ इंटरलोबर आर्टरी। फिर ये यहाँ से मुड़ेगा यहाँ तक, ये हो गई आर्क्यूएट आर्टरी और ये हो गई आपकी इंटरलोबुलर आर्टरी। तो ऐसे करके पूरी किडनी में सप्लाई होती है ब्लड की, इतना आपको पता होना चाहिए। देखो ये आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर बताया है कि जो पॉलीकेटायनिक डेक्स्ट्रॉन थे, ठीक है, पॉलीकेटायनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले, उसमें हमें कितना फिल्टरेशन दिखा, न्यूट्रल वाले में कितना फिल्टरेशन दिखा, और ये आपका एनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज में कितना फिल्टरेशन दिखा। जिस टाइम पर 0.6, जिस टाइम पर यहाँ पर इनका फिल्टरेशन बिल्कुल रुक गया था, वहाँ पर भी आपके कैटायनिक वाले फ़िल्टर हो रहे थे। यानी कि सबसे ज़्यादा फिल्टरेशन किसका हो सकता है, पॉलीकैटायनिक, फिर न्यूट्रल डेक्स्ट्रॉन, फिर पॉली एनायनिक डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन आप एक उसमें दे दिया गया है, मतलब आपको एक क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए दे दिया है, तो आप इस चीज़ से याद रखना कि सबसे ईजिली कौन पास हो सकता है। फिर हम पढ़ते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब किस रेट के साथ इस छन्नी से पास हो रहा है। तो इसको हम निकालने के लिए करते हैं फिल्टरेशन कोफिशिएंट, KF इज फिल्टरेशन कोफिशिएंट इनटू नेट फिल्टरेशन प्रेशर। ठीक, GFR क्या है, द रेट एट विच फिल्टरेशन अकर्स और द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा फिल्ट्रेट फॉर्म्ड ईच मिनट। इसको ऐसे याद रखना। अब नॉर्मली GFR कितना होता है, 125 ml पर मिनट, या अगर हम इसे पर आवर के हिसाब से देखें तो 7.5 लीटर पर आवर। एक याद रखना और मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, 180 लीटर पर डे। अब इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेट फिल्टरेशन प्रेशर डिटरमाइंड बाय नेट फिल्टरेशन प्रेशर और फिल्टरेशन का कोफिशिएंट। अब देखो ये वही बात लिखी हुई कि एल्ब्यूमिन जो होता है वो नॉर्मली अपीयर नहीं करता है यूरिन में, बिकॉज इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से बाहर हो जाता है। अब हमारे पास 3 तरीके के प्रेशर्स होते हैं, PG, PB, PG। ठीक, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। देखो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेफ्रॉन्स कितने तरीके के होते हैं। नेफ्रॉन्स हमारे पास हैं 2 तरीके के, कैसे, पहले कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, फिर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ कि किस किस तरीके के नेफ्रॉन है, इसे अपने माइंड में रखो। इसके बाद जब हम इसकी मैकेनिज़्म पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। कॉर्टिकल के बारे में जान लो, ये मोस्टली कॉर्टेक्स पे मिलेगा। फिर इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो शॉर्ट होता है और इसका ग्लोमेरुलस भी शॉर्ट होता है। देखो जब आप लूप ऑफ हेनले और ग्लोमेरुलस के पढ़ोगे ना फंक्शंस क्या है, तो आपको समझ आएगा कि ये छोटे बड़े यहाँ पे क्यों हैं। फिर यहाँ पे जो 70 to 80% हमारे पास नेफ्रॉन्स हैं वो हमारे कॉर्टिकल टाइप के हैं। ठीक, फिर जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है, ग्लोमेरुलस भी लॉन्ग होता है और उसमें एक वासा रेक्टा भी होता है। ठीक, अब ये कहाँ मिलता है, हमें जंक्शन पे मिलता है जहाँ कॉर्टेक्स और मेड्यूला होता है। इतनी चीज़ें अपने माइंड में रखना, देन हम इस डायग्राम को जब पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिल्टरेशन में क्या होता है। सबसे पहले यूरिन फॉर्मेशन के लिए होगा फिल्टरेशन हमारी बॉडी में, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, और ये किस चीज़ के बेसिस पे होता है, साइज़ और चार्ज के बेसिस पे। ठीक, अब देखो जो ब्लड है वो हमेशा से पढ़ते हम आए हैं कि उसमें सेल्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन किसकी बनी होती है, वाटर की, प्रोटीन्स की। ठीक, अब देखो जो सेल्स हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, उनका तो साइज़ ही बड़ा है तो वो पास नहीं कर पाएंगे। प्लाज्मा प्रोटीन के पास क्या है, वाटर है 90%, इसके अलावा प्रोटीन्स है जैसे ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन। अब देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर जो पास करती हैं चीज़ें वो पहले जान लो क्या करती हैं, फिर उसको अपने दिमाग में रखिए, इन सब चीज़ों को समझना। साइज़ छोटा होना चाहिए, चार्ज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक, दोनों हो सकते हैं। तो जो सेल्स थी वो तो पास नहीं की क्योंकि साइज़ बड़ा।
प्लाज्मा प्रोटीन में देख लो, प्रोटीन्स जो थी ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, इनके साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े हैं इसलिए ये पास नहीं करते। फिर हमने एक एल्ब्यूमिन ही होता है जिसका साइज़ कुछ छोटा होता है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है ये हमारा नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, मतलब ये साइज़ के बेसिस पे एलिमिनेट नहीं हुआ, ये हुआ चार्ज के बेसिस पे एलिमिनेट। इसके अलावा कुछ कैटायंस होते हैं जो पास करते हैं, कुछ एनायंस होते हैं जो पास करते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा कि मोस्टली यहाँ पर कौन पास कर जाएगा, कैटायंस। पर कैटायंस में भी कुछ कैटायंस ऐसे होते हैं जो पास नहीं कर पाते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल कैल्शियम 2+, क्यों नहीं ये पास कर पा रहा है? क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंडेड हमेशा चलता है। आगे हम पढ़ेंगे कि ये कैल्मोटिलिन से बाउंड होके ही हमेशा मूव करता है, तो इसका साइज़ बढ़ जाता है, दैट्स मीन्स ये भी पास नहीं कर पाता। फिर कुछ एनायंस होते हैं जो पास कर जाते हैं, जैसे बाइकार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सब भी पास कर जाते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि मैक्सिमम ज़्यादा सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, तो वो हो जाता है हमारे ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स। ये जितने आते हैं उतने सारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ भी एक्सक्रीट आउट नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, ये डायग्राम बहुत ईजी है, अगर आप आसानी से समझना चाहते हो तो थोड़ा सा कंसेप्ट बनाना है यहाँ पर। ठीक, ये है आपका बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये आपका पूरा बोमेंस कैप्सूल देखो, ये है बोमेंस कैप्सूल ना, तो हमने इस जगह पे इसको, ये कैपिलरीज है पूरी रेड रेड कलर से, यहाँ से आई हुई है एफरेंट आर्टरी, यहाँ से आई हुई है ईफरेंट आर्टरी। अब इसमें आपको क्या याद रखना है क्या नहीं, ये मैं आगे बताने वाली हूँ। देखो, एफरेंट आर्टरी जिससे ब्लड आ रहा है, ए से याद रखना आने वाला, ईफरेंट आर्टरी जिससे ब्लड जा रहा है यानी ई से एग्जिट कर रहा है। अब देखो, ये एक तरीके की छन्नी है जो ऐसे ऐसे बनी हुई है, ऐसे, ये आपकी जैसे चाय की छन्नी होती है ना, वैसी ये छन्नी है। अब ये यहाँ पे बताया कि ये छन्नी में क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन 3 बैरियर्स होते हैं। सबसे पहले जो बैरियर होते हैं वो होते हैं तुम्हारे एंडोथीलियम। ठीक, फेनेस्ट्रेटेड 70 से 90 नैनोमीटर प्रिवेंट्स आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। सबसे पहले आपके क्या लगे हुए हैं यहाँ पर, एंडोथीलियम। ये आपके एंडोथीलियल सेल्स हैं। इसके बीच में जो पोर्स है ना, ये इनको ही हम फेनेस्ट्रेशंस बोलते हैं और इनका साइज़ होता है 70 से 90 नैनोमीटर। मतलब यहाँ से कौन पास हो जाएगा, 70 से 90 नैनोमीटर जिनका साइज़ होगा वो पास कर जाएंगे। इसके बाद आ जाती है ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा नेगेटिव होती है, तो यानी कि अगर कोई ऐसा हुआ जिसका साइज़ तो तुम्हारा छोटा था पर नेगेटिव चार्ज था, तो वो यहाँ पे एलिमिनेट होकर बाहर निकल जाएगा, जैसे कि तुम्हारे एल्ब्यूमिन के साथ होता है। इसका साइज़ तो छोटा होता है तो यहाँ से पास कर जाता है, पर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आकर ये एलिमिनेट हो जाता है। फिर आ जाते हैं आपके पोडोसाइट्स। ये जो सेल्स हैं ना, ये आपके बड़े बड़े पोडोसाइट्स हैं। पोडोसाइट्स के ऊपर लगी होती हैं ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स, और इनका साइज़ होता है अप्रॉक्स 20 से 30 नैनोमीटर मान लो, 25 नैनोमीटर मान लो, कितना भी मान लो, 20 से 30 मान लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके पास ग्लाइकोकैलिक्स की ये लेयर लगी होती है, ये जो ऊपर ऊपर निकली है ये नेगेटिवली चार्ज होती है। मतलब यहाँ पे फिर से देखा जाएगा कि नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है। तो यहाँ से जो यहाँ से निकला पहले 70 से 90 नैनोमीटर, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज चेक हुआ, फिर वो 20 से 30 वाला ही पास करेगा, फिर वहाँ पे चेक होगा कि नेगेटिव चार्ज है कि नहीं। तो अब लास्ट में हमें ये देखना है कि इजीली कौन पास कर जाएगा, स्मॉल साइज़ वाले, कैटायंस वाले या न्यूट्रल आयंस वाले। तो यहाँ पर इतनी चीज़ हमें याद रखनी है। सबसे पहले है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज़ पीजी, ऑन द वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस। मान लो ये है आपकी छन्नी, अगर इस वॉल पे कोई प्रेशर लगाने लगे तो तेज़ तेज़ छन के नीचे आएगा ना, तो ये प्रमोट करेगा, क्या करेगा, ये प्रमोट कर देगा फिल्ट्रेशन को। इसलिए लिखा हुआ है कि ऑन द वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस, ये जो वॉल्स होती हैं ग्लोमेरुलस की, उसके ऊपर ये प्रेशर लगता है और ये प्रमोट करता है फिल्ट्रेशन को। तो ये होता है अप्रॉक्स हमारे पास कितना, 55 mmHg या 60 mmHg, हम कुछ भी बोल सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का क्या सीन है कि यहाँ पर ये आपकी छन्नी थी, ठीक, अब अभी तक प्रेशर ऊपर से लग रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर जो नीचे पानी कलेक्ट हो गया है ना, यहाँ पे जो पानी कलेक्ट हो गया है ये इसको ऊपर धक्का मार रहा है। तो जब ऊपर धक्का मारेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि अगर ये हमारा कप है या ये हमारा चाय का कप है, यहाँ पे ऑलरेडी चाय भरी हुई है और हमने इसके ऊपर छन्नी रख दी, तो क्या छन के नीचे जाएगा, जाएगा तो बाहर बहेगा।
तो ये चीज़ है, वरना छन्नी में ही रहेगा। तो ये लिखा हुआ है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो एक्सर्ट करता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बाय फ्लूइड ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कैप्सुलर स्पेस, इस स्पेस में ऑलरेडी तुम्हारा फ्लूइड भरा हुआ है, इसकी वजह से ये फ़िल्टर नहीं हो पा रहा है, तो ये अपोज करता है फिल्ट्रेशन को। ये अप्रॉक्स होता है 50 mmHg। फिर एक होता है पाई-जी, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कब होता है? जब आपकी छन्नी में चाय पत्ती इकट्ठा हो गई है। ऐसे मत याद रखना, याद रखना कि प्लाज्मा प्रोटीन्स इकट्ठा हो गए हैं, तो यहाँ से पानी आ रहा है, बट ये भी तो उल्टा धक्का दे रहा है, पीछे धक्का दे रहा है, तो ये अपोज कर रहा है फिल्ट्रेशन को। ठीक, ये भी अप्रॉक्स होता है 30 mmHg। अब अगर हमें नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर रेट निकालना है, तो जो प्रमोट कर रहा है उससे माइनस कर दो जो अपोज कर रहा है, Pg माइनस पाई-जी प्लस Pb, तो ये आपका आ जाता है अप्रॉक्स नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आ जाता है 10 mmHg। इसका मैंने ये एक शॉर्ट नोट बनाया हुआ है, आप इसको अपने हाथ से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, और आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक होता है पाई-बी, वो होता है आपका बोमेंस ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बहुत ही कम, मतलब ये एक तरीके से अभी देखा नहीं हमने जल्दी कि हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन ये तब आता है जब पाई-जी आपका कम होगा। ठीक है, जब पाई-जी कम होगा तो ये प्रमोट कर देता है फिल्ट्रेशन को। तो अगर हमें इसके हिसाब से नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालना होगा तो वही करना, प्रमोट वाले उनको एक तरफ रखना और उससे अपोज वाले को माइनस कर देना, तो हमें नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मिल जाएगा। बाय द वे क्वेश्चंस में वैल्यूज़ आपकी ऑलरेडी मेंशन होती हैं। अब हम निकालेंगे फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है कि परमिएबिलिटी कितनी है, फेनेस्ट्रेशन कैसा है, कितने नैनोमीटर के वहाँ पर आपके पोर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, उस पे डिपेंड करता है। क्या सरफेस एरिया है ग्लोमेरुलस का, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो फिल्ट्रेशन कम होगा, यानी कि फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट अपने आप कम हो जाएगा। जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि उसके ग्लोमेरुलस बड़ा होता है। जब ग्लोमेरुलस बड़ा होगा तो सरफेस एरिया बड़ा होगा, सरफेस एरिया बड़ा होगा तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो पाएगा। तो ऑफकोर्स सी बात है, जक्स्टा मेडुलरी वाले जो नेफ्रॉन होगा उनका फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा। इसके बाद नेक्स्ट ये जो पार्ट है ना, इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। मेसेंजियल सेल्स जो होती हैं वो हमें मिलती हैं बिटवीन द कैपिलरीज। ये एक तरीके की मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स हैं। इनके पास मैक्रोफेज लाइक की प्रॉपर्टी भी होती है, मैक्रोफेज की तरह भी ये काम कर सकती हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती हैं। इसके अलावा ये प्रमोट भी करती हैं और इनहिबिट भी करती है फिल्ट्रेशन को। इनके पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, सिकुड़ जाती हैं। अब देखो, मेसेंजियल सेल थी, ये एक तरीके की मॉडिफाइड मसल सेल्स थी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती हैं, मैक्रोफेजेस की तरह काम करती हैं। सेम चीज़ मैंने शॉर्ट में लिखी है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी क्या हुआ, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट हुई। ठीक है, आपकी जो छन्नी थी ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, सरफेस एरिया कम हो गया। जब कोई चीज़ सिकुड़ती है तो छेद उसके छोटे हो जाएंगे ना, तो पोर साइज़ भी डिक्रीज़ हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट कम हो गया, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट कम हो गया तो GFR कम हो गया। इसके अलावा एक चीज़ बताई जाती है कि जब इंजरी होती है, ठीक है, किसी को इंजरी होती है तो जो आपके डैमेज एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, वो एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसका नाम होता है एंडोथिलिन्स। ठीक, ये एंडोथिलिन्स क्या करती हैं, ये एंडोथिलिन्स कॉन्ट्रैक्शन करा देती हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, सरफेस एरिया कम, पोर साइज़ कम, GFR कम, यूरिन कम। यूरिन अल्टीमेटली बन किससे रही थी, आपके ब्लड से बन रही थी ना। तो अब क्या हम ब्लड को ऐसे ही यूरिन के फॉर्म में जाने दें कि अभी हमें ब्लड बचाने की ज़रूरत है। तो जब डैमेज हुआ है तो वो एंडोथिलिन्स रिलीज़ हुए, उसने कॉन्ट्रैक्शन कराया, GFR कम किया ताकि यूरिन कम बने, ब्लड कम बाहर, एक तरीके से ब्लड फिल्टर होकर कम बाहर जाए। तो ब्लड लॉस को बैलेंस करने के लिए ये एंडोथिलिन्स को रिलीज़ किया जाता है। ये यहाँ पे यही चीज़ है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या कह लो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होगा और कब रिलैक्सेशन होगा। कॉन्ट्रैक्शन कौन कौन कराता है, एंडोथिलिन्स, एंजियोटेंसिन 2, वेसोप्रेसिन, नॉरएपिनेफ्रिन, PAF, ल्यूकोट्राइन, इंटरल्यूकिन 1, 6, 8। इन सब के फंक्शंस आगे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। एंडोथिलिन्स के हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि अभी ये डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल से आते हैं। फिर रिलैक्सेशन कौन कौन कराता है, एट्रिया, नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड, डोपामीन, साइक्लिक AMP, एसिटाइलकोलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये सारे आपके रिलैक्सेशन कराने वाले हो गए। अब क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करें GFR को, देखो इसको सिंपल ऐसे याद रखो कि जो भी ऐसे ये तुम्हारे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को डिफ़ाइन करने वाले जो भी ऐसे प्रेशर्स थे जो अपोज कर रहे थे वो GFR के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली मतलब उल्टा इफेक्ट डालते हैं, यानी कि जब PB बढ़ेगा तो GFR कम होगा, जब पाई-G बढ़ेगा तो GFR कम होगा, यही होता था ना। वैसे ही PG पे हमने कुछ केस रख के देखे, ठीक है, PG हमेशा प्रमोट करता था। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ केस रखे।
अगर हमने अभी नॉर्मल में तो हमें पता है कि प्रमोट कर रहा है, पर अगर हमने ये ए मतलब एफरेंट आने वाला जहाँ से ब्लड, इफरेंट जहाँ से बाहर जाएगा, ये जो एफरेंट वाला है इसको हमने कॉन्स्टेंट कर दिया, पतला कर दिया, तो क्या होगा, पतला करने पे मान लो अगर 100 ml ब्लड आ रहा तो 75 ही आएगा, यानी कि GFR कम होगा। और इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियल रेसिस्टेंस। ये हमारी बॉडी में होता है, कब होता है ये हम आगे देखेंगे। फिर आपने अभी लॉजिकली आंसर करना सिर्फ, अगर हमने डायलेट कर दिया एफरेंट आर्टीरियल जहाँ से ब्लड आ रहा है इसको बढ़ा दिया, डायलेट ल्यूमेन इसका वाइड कर दिया, तो क्या होगा, जहाँ 100 आ रहा था वहाँ 130 120 ऐसे आने लगेगा ब्लड, तो GFR आपका बढ़ जाएगा। अब हमने क्या किया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया EA को, इफरेंट वाली को पतला कर दिया। तो जब यहाँ से ब्लड आया तो पहली बार में तो तेज़ी से निकल गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो ये पतला है, यहाँ पर तुम्हारे प्रोटीन से इकट्ठा होने लगे, यानी कि पहले तो GFR बढ़ा फिर GFR आपका कम हो गया। क्यों, क्योंकि जब पहली बार आएगा कोई चीज़ तो फटाक से निकल जाएगा, पर अब यहाँ पे इकट्ठा होने लगा क्योंकि यहाँ पे उस स्पीड से नहीं निकल पा रहा है। अब हमने कर दिया डायलेट, मतलब हमने इसको बढ़ा दिया, अब बढ़ाने पे क्या होगा, बढ़ाने पे ऐसा हुआ कि यहाँ से जो ब्लड आ रहा है इतने से, वो फटाक से बिना फ़िल्टर हुए ही बाहर निकला जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी वाइड हो गया है, जितना इसे होना चाहिए था ये उससे ज़्यादा वाइड हो गया, तो यहाँ पे फिल्टरेशन के लिए वो रुक ही नहीं पा रहा, वो बाहर निकला जा रहा है। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि GFR आपका कम होगा। फिर इसके अलावा ये बताया कि जब एफरेंट आर्टीरियल रेजिस्टेंस होता है तो PG आपका कम होता है, GFR आपका कम होता है। जब इफरेंट आर्टीरियल रेजिस्टेंस होता है, इफरेंट वाले को हमने पतला किया तो PG बढ़ेगा, GFR भी बढ़ेगा टाइम के साथ, पहले बढ़ेगा फिर घट जाएगा, याद रखना कब घटता है कब बढ़ता है। यहाँ पे ग्राफ बना दिया गया है। ग्राफ क्या बनाया गया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका रीनल ब्लड फ्लो, यहाँ पे रेसिस्टेंस के बारे में बताया है, इफरेंट वाला इधर वाला, और ये आपका है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक, अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, जब ब्लड कम आ रहा था, ठीक है, ये रीनल ब्लड फ्लो है, ब्लड कितना आ रहा है किडनी में, ये देखो धीरे 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 बढ़ रहा है। अब क्या हुआ, जब ये ब्लड यहाँ पे तेज़ी से आया तो पहले तो आपका GFR बढ़ा, फिर उसके बाद GFR कम होने लगा। ये चीज़ है, देखो जब ये ब्लड बहुत ज़्यादा हो गया ना तो ये आपका GFR यहाँ पे कम होने लगा, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और पहले GFR बहुत तेज़ निकला है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी ब्लड आएगा वो पहली बार में तो निकल जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से इकट्ठा होने लगा तो इसको जगह नहीं मिली इधर से निकलने की। अगला हम पढ़ेंगे एफरेंट आर्टीरियल रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी देखो रीनल ब्लड फ्लो बढ़ा, ठीक है, और GFR भी उसके साथ साथ बढ़ा, आ रहा है ना, मतलब ये पतला हो गया ना, इधर वाला एफरेंट था इसको हमने क्या कर दिया, पतला कर दिया। अब यहाँ से ब्लड जब अंदर आ रहा है तो क्या होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। GFR आपका एफरेंट आर्टीरियल वाले रेजिस्टेंस पे कम हो जाएगा। हमने इधर वाले को पतला कर दिया, फिर से देखो ये था आपका ऐसा, पर हमने अब इसे कर दिया है पतला, तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है कम आ पा रहा है, तो यानी कि फ़िल्टर भी कम हो पा रहा है। तो ये आपका रीनल ब्लड फ्लो तो बढ़ा हुआ है, पर आपका ये जो GFR है ये गिरता गया, ये चीज़ है यहाँ पे। इसके अलावा जो आगे के पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो फिल्ट्रेशन आपने मोस्ट ऑफ द पार्ट ख़त्म कर दिया है, तो अभी हमें इसके आगे के कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, जैसे कि रीअब्जॉर्प्शन, ये वो इससे इजी है, नो डाउट इससे थोड़ा सा इजी है, पर अभी आप इतना रिवीजन करके आना। कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं आपके डाउट्स को तुरंत सॉल्व कर दूँ। इसके अलावा जब ये वीडियो पूरी हो जाएगी, एक्सक्रीशन पूरा हो जाएगा, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू अ DPP, उसको सॉल्व करना, इस जितने नोट्स दिए हैं ना उसी से सॉल्व करना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, इसी से सॉल्व करना। आपके क्वेश्चंस 100% लग जाएंगे। अगर आप 25 में से 22 23 भी क्वेश्चंस लगा ले रहे हो ना, दैट मीन्स आपका वो टॉपिक फुल्ली प्रिपेयर्ड है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा करना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल जाए। और मोस्ट प्रोबेबली मैं आज शाम को या कल तक ही इसकी पूरी वीडियो आपको डाल दूँगी।